Hello, my dear friend. This is Ajay Mishra, and we are going to start our new discussion. And today's discussion is related to फिजिकल पॉलिसी और ये बजट का सेशन शुरू होगा थोड़ा सा क्योंकि बजट आपको पता है फिजिकल पॉलिसी का सबसे इम्पोर्टेंट टूल होता है। गवर्नमेंट बजट के माध्यम से ही आपको पता होगा कि क्या कितने टैक्स वसूलने हैं, अगले साल कौन कौन से किस तरीके रेवेन्यू के सोर्स कौन कौन से होंगे और पैसा कहाँ कहाँ पे जाएगा, सब कुछ बजट में ही डिस्कस किया जाता है। बजट के बारे में हमारा इंडिया आपको पता है पॉलिटी में डिस्कशन हुआ है ऑलरेडी। और बजट का मतलब आपको पता ही है। जैसे आपके घर में आपको पता है कि 10,000 रुपये अगर सैलरी आती है तो आप उसी हिसाब से पूरा बजट बनाते हो। मतलब आपकी इनकम जिस हिसाब से होती है उसी हिसाब से आपके एक्सपेंसेस भी होते हैं। तो ये आपका इनकम हुआ और इधर होता है आपके एक्सपेंसेस, और इन दोनों का हिसाब जो होता है वो उसी हिसाब से होगा। जैसा पैसा आएगा वैसे ही पैसा जाएगा। तो ये जो पूरा सिस्टम डिज़ाइन किया जाता है, ये पैसा कहाँ से आने वाला है, इनकमिंग कहाँ कहाँ से होगी और कहाँ कहाँ पे जाएगा, इसका पूरा लेखा जोखा जो होगा उसी को हम कह देते हैं बजट। तो हम अपने घर का जैसे बजट बनाते हैं इसी तरीके से गवर्नमेंट भी अपना बजट बनाती है। और ये जो बजट होता है इसको गवर्नमेंट क्या कहती है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बजट का जो प्रोविज़न है वो आर्टिकल 112 में दिया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, और इसको वहाँ पे जो नाम दिया गया है उसे कहते हैं एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है इसी का रिलेशन है हमारे बजट के साथ, इसी को हम इनडायरेक्टली बजट भी कह देते हैं। नाउ ये जो बजट का प्रोविज़न है, ये जो बजट का प्रोविज़न है ये वैसे तो आर्टिकल 112 में लिखा हुआ है, लेकिन अगर हम बात करें बजट की तो बजट में इनकमिंग और एक्सपेंस दोनों की बात की जाती है। इनकमिंग की अगर हम बात करें तो इसका जो मेजर सोर्स होता है ये होता है टैक्स। गवर्नमेंट टैक्स वसूलती है। और जो आउटगोइंग एक्सपेंस है ये तो सारे हुए ही हैं आपके, राइट। तो जो ये इनकमिंग है इसके बारे में लिखा हुआ है आर्टिकल 265 और इसके बारे में लिखा है आर्टिकल 266। सो सबसे पहला मेंशन किया गया है उसे कहते हैं टैक्सेशन। तो टैक्सेशन के बारे में सीधा सीधा 265 में लिखा गया है कि नो टैक्स शैल बी लेवीड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाई अथॉरिटी ऑफ लॉ। सीधा आर्टिकल 265 कह देता है कि कोई भी टैक्स ना तो लेवी किया जाएगा ना कलेक्ट किया जाएगा एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। इसी तरीके से आर्टिकल 266 क्लियरली कहता है कि नो एक्सपेंडिचर कैन बी इनकर्ड एक्सेप्ट विद ऑथराइजेशन ऑफ द लेजिस्लेचर। यानी बिना पार्लियामेंट के ऑथराइजेशन के कोई भी एक्सपेंस नहीं किया जा सकता। यह है आर्टिकल 266। और आर्टिकल 265 में लिखा है कि कोई भी टैक्स लेवी या कलेक्ट नहीं किया जाएगा एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। और यहाँ से जो शुरू होता है खेल टैक्स लगाने का और एक्सपेंस करने का, ये जाता है हमारे फिर पार्लियामेंट की पावर में। पार्लियामेंट की पावर में आपको पता है कि आर्टिकल 110 ये देता है आपको मनी बिल का प्रोविज़न, और इस मनी बिल में ही टैक्स इम्पोज करने का, टैक्स को लेवी करने का पूरा प्रोसीजर दिया है। कौन कौन से टैक्स लगाए जाएंगे, टैक्स को इम्पोज कैसे किया जाएगा, इसका पूरा प्रोविज़न इसमें दिया है। इसी तरीके से आर्टिकल 117 में, आर्टिकल 117 में फाइनेंस बिल का भी प्रोविज़न दिया गया है। और इधर आर्टिकल 114 किससे रिलेटेड है? ये रिलेटेड है एप्रोप्रिएशन बिल से। एप्रोप्रिएशन बिल क्या है? ये है अथॉरिटी लेना कि मुझे पैसा एप्रोप्रिएट करना है, मुझे पैसा यूज करना है, और इसके लिए पार्लियामेंट का ऑथराइजेशन अप्रोप्रिएशन बिल के जरिए लिया जाता है। जब तक अप्रोप्रिएशन बिल पास नहीं होगा
तब तक एक भी पैसा निकाला नहीं जा सकता। तो दो तरीके के वहाँ पे बिल पेश किए जाएंगे आपके पार्लियामेंट में। एक होगा फाइनेंस बिल। फाइनेंस बिल ये क्या करेगा? फाइनेंस बिल जितने भी प्रकार के आपके टैक्स लेवी कर रहे हैं, लेविंग ऑफ द LVEING, लेविंग ऑफ द टैक्स से रिलेटेड होगा पूरा, और ये होगा पूरे एक्सपेंस से रिलेटेड। और दिस एक्सपेंस विल बी अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 266 एंड दैट इज अप्रोप्रिएशन बिल। अप्रोप्रिएशन बिल एक पार्लियामेंट की पावर है जो कि आर्टिकल 114 में मेंशन की गई हुई है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। इसके बाद जो बजट के टाइप्स हैं वो हम देखते हैं। बजट का जो टाइप है, एक तो नॉर्मल बजट है। नॉर्मल बजटिंग का क्या मतलब है? नॉर्मल बजट क्या होता है? जो इंडिया में पेश किया जाता है। नॉर्मल बजट में क्या होता है कि हम देखते हैं एजुकेशन पे कितना पैसा खर्च किया था पिछले साल, 3% ऑफ GDP। लेट्स कंसीडर, अभी तो कमी है, 3% ऑफ GDP का पैसा एजुकेशन पे खर्चा किया था। टोटल था, लेट्स कंसीडर इट इज 10,000 करोड़। मान लेते हैं कि एक फिगर 10,000 करोड़ था। तो हम इस पे कुछ नहीं पूछते। अगली बार हमने किया कि इस बार हम 3.5% खर्च करेंगे। तो 10,000 का कोई हिसाब किताब अभी कैसे खर्चा हुआ, कोई हिसाब किताब, कोई अकाउंटिंग नहीं। ये 3.5% GDP का फिर से, यानी 12 से 15,000 करोड़ रुपए, 12,000 करोड़ रुपए फिर से इशू कर दिया जाएगा, राइट। तो जो नॉर्मल बजटिंग होती है, जो इंडिया में यूज किया जाता है, कि पिछले बजट को हम बहुत ज़्यादा ये नहीं देखते कि उसका क्या यूज हुआ, पैसा कितना यूज हुआ, और उसी पे हमने बढ़ा करके नेक्स्ट बजट को भी जारी कर दिया। मतलब पहले 10,000 करोड़ पैसा था, उस पैसे में हमने 12,000 करोड़ रुपए और इशू कर दिए। तो ये है नॉर्मल बजट जो इंडिया में यूज किया जाता है। जीरो बेस्ड बजट क्या है? जीरो बेस्ड बजट यानी पूरे बजट को सबसे पहले जीरो मान लो। जीरो, जितना पैसा हमने पिछले साल दिया है उसका पूरा पहले हिसाब किताब होगा साहब। अगर हमने किसी काम के लिए पैसा दिया था तो वो काम हुआ कि नहीं हुआ, हम पहले उसको जीरो कर देते हैं, पिछला वाला। और हम ये देखते हैं कि अगर उसमें से हमें फ़ायदा हुआ तो कितने % का फ़ायदा हुआ। मतलब अगर हमने 10,000 करोड़ रुपए खर्च किए थे साहब, तो 10,000 करोड़ रुपए में कहाँ कहाँ पैसा खर्चा हुआ, उसका कितना हिसाब किताब आया, उससे फ़ायदा हुआ, उद्देश्य हमारा जो अचीवमेंट हुआ कितना हुआ, एक डिटेल्ड पूरा प्रोविज़न रहेगा। और अगर हम उस टारगेट को अचीव कर पाए तब तो आगे पैसा इशू होगा, अगर वो अचीव नहीं कर पाए तो पैसा इशू नहीं होगा। यानी पिछला जो बजट है उसका सारा हिसाब किताब उसी समय फैसला ऑन द स्पॉट। तो जीरो बेस्ड बजट में पहले पूरे पैसे को जीरो करो, राइट, उसका हमने आउटकम निकाला, फाइन, और फिर हमने पूरा हिसाब किताब बनाया। अगर उसमें रिजल्ट ठीक ठाक आए तब तो फिर हम आगे पैसा इशू करेंगे, अदरवाइज वहीं पे पैसा खत्म। तो पिछला जो पैसा है उसको जीरो कर देना और नया बजट इशू करना, नए टारगेट सेट करना, ये जीरो बेस्ड बजटिंग का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जो परफॉर्मेंस बजट है, ये परफॉर्मेंस बजट 1960s में भी शुरू हुआ था और अभी इंडिया में ये जारी है। हर मिनिस्ट्री को परफॉर्मेंस टारगेट दिए जाते हैं, परफॉर्मेंस टारगेट दिए जाते हैं। यानी कि अगर हमें 7 मिलियन, लेट्स कंसीडर 7 मिलियन लोगों को पोलियो ड्रॉप पिलाना, 7 मिलियन बच्चों को इस साल हमें पोलियो ड्रॉप पिलाना है, तो ये क्या हुआ, टारगेट हुआ कि नहीं हुआ? तो दिस इज टारगेट बेस्ड, दिस इज कॉल्ड परफॉर्मेंस। हर मिनिस्ट्री को परफॉर्मेंस के लिए टारगेट दिया जाएगा और फिर हम परफॉर्मेंस चेक करेंगे कि जितना टारगेट हमने दिया था उतना हम अचीव कर पाए कि नहीं अचीव कर पाए।
दिस इज कॉल्ड प्रोग्राम बजट एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड परफॉर्मेंस बजट. बट व्हाट अबाउट आउटकम बजट? कभी कभार आउटकम बजट और परफॉर्मेंस बजट बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है. समझ गए आप? जो परफॉर्मेंस बजट है लगभग देखो वैसे जैसे आउटकम. तो हमने चेक किया कि 7 मिलियन जो लोगों को पोलियो ड्रॉप पिलाया वो पिला पाए, टारगेट अचीव कर पाए कि नहीं कर पाए. तो ये क्या, इससे किससे रिलेटेड होगा? ये परफॉर्मेंस बजट से रिलेटेड होगा कि हम 7 मिलियन लोगों तक टारगेट पहुंच पाया या नहीं पहुंच पाया. ये एम किसका है? ये एम परफॉर्मेंस बजटिंग का है. लेकिन आउटकम बजट ऐसा बजट होता है, देखिए ध्यान रखिएगा कि परफॉर्मेंस बजट और आउटकम बजट में कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होती है, किताबों में बहुत कन्फ्यूजन मिलता है. आपको यहाँ समझने की ज़रूरत है कि आउटकम बजट है कि अगर हमने 7 मिलियन लोगों को पिला तो दिया पोलियो ड्रॉप, क्या उन 7 मिलियन लोगों का पोलियो से ठीक तो हुए? मतलब पोलियो किसी को हुआ कि नहीं हुआ? मान लेते हैं कि 7 मिलियन लोगों को आपने पोलियो ड्रॉप तो पिलवा दिया, लेकिन इनमें से अगर 15,000 लोग को पोलियो हो गया तो सिर्फ क्वांटिटेटिव टारगेट अचीव करना तो एम होता नहीं है. पोलियो का पिलाना, ड्रॉप अगर पिलाया है तो उसका फ़ायदा होना चाहिए, उसका आउटकम निकलना चाहिए. आउटकम इज रिजल्ट. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जैसे कि तुमने डिसाइड किया कि आज दिन में आप 15 पेज निपटा दोगे, राइट? इंडियन इकोनॉमी के आज 5 वीडियो निपटा दोगे, तो 5 वीडियो निपटाना इज परफॉर्मेंस बजट. और आप जब 5 वीडियो ख़त्म करके और जब खुश होते हो ना, यू बिकम वेरी हैप्पी क्योंकि मैंने अचीव कर लिया टारगेट. आउटकम क्या है साहब? आउटकम पता चलता है जब टेस्ट होता है. टेस्ट हुआ, आपको लग रहा था आप 30 मार्क का हो, आपका स्कोर 60 भी नहीं पहुंचा, तो आउटकम, जो आउटकम है वो है रिजल्ट. तो परफॉर्मेंस बजट का मतलब टारगेट तो अचीव कर लिया हमने, पढ़ तो लिया हमने, लेकिन उसका जो रिजल्ट निकला वो उतना नहीं निकल पाया जितना सोचा था. तो आउटकम बजट क्या करता है? एक्चुअल रिजल्ट को देखता है. एक्चुअल रिजल्ट, जो आपने टारगेट अचीव किया, वो टारगेट अचीव करने के बाद उसका आउटकम क्या रहा. पोलियो नहीं हुआ लोगों को, पोलियो बच्चों को नहीं हुआ तो उसका आउटकम पॉजिटिव है. अगर उसके बावजूद भी पता चला कि बहुत सारे बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाने से बीमार पड़ गए, इसका मतलब है कि जो टारगेट आपने अचीव किया उसका आउटकम अच्छा नहीं रहा. आउटकम बजट में हम लोग एक्चुअल में रिजल्ट की कंसंट्रेट करते हैं. तो आउटकम बजट इज रिजल्ट ओरिएंटेड. नाउ व्हाट इज जेंडर बजट? जेंडर बजट क्या है साहब? जेंडर बजट नाम से ही पता होगा, जेंडर जब भी हो तो जेंडर एक ही है. जिसको लोगों ने परेशान कर रखा है वो है हमारी भारत की नारियां, लड़कियां. इनके एम्पावरमेंट के लिए अगर बजट बने साहब, ऐसे खर्चे जो सिर्फ वीमेन के ऊपर ही खर्चा कर दिए जाएं. इंडिया में अराउंड 30% जो बजट का है वो जेंडर यानी विमेन पे ही खर्चा किया जाता है. ये कॉन्सेप्ट जो लॉन्च हुआ, ये लॉन्च हुआ 2005 में. ये क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा जा चुका है, जेंडर बजट कब लॉन्च हुआ. तो 30% पैसा जो बजट का है हमारे विमेन पे खर्च कर दिया जाता है, टोटल उनके लिए ही बनाया जाता है. और जेंडर बजटिंग का कॉन्सेप्ट 2005 में इंडिया में लॉन्च हुआ. तो ऐसा बजट जो एक जेंडर के लिए बनाया जाए, स्पेशली विमेन के लिए, देन इट इज कॉल्ड जेंडर बजटिंग. it ensures women empowerment, it ensures that the upliftment of a section, right? और वो जो सेक्शन है वो कौन है? वो विमेन है. दैट इज कॉल्ड जेंडर बजट. तो ऐसा बजट जो विमेन के लिए बनाया जा रहा है, ऐसा बजट जो एक जेंडर के लिए बनाया जाएगा, दैट विल बी कॉल्ड एज जेंडर बजट. तो जीरो बेस्ड बजट, पिछला सारा जीरो कर देंगे, नया बजट अनाउंस होगा, पिछले सारे पैसे जीरो. नॉर्मल बजट में ऐसा नहीं होता. इंडिया परफॉर्मेंस बजट पे ज़्यादा ध्यान देता है. जेंडर बजट को एक्सेप्ट कर चुका है, 2 को एक्सेप्ट कर चुका है, और नॉर्मल बजटिंग करता है. जीरो बेस्ड बजट कंपनियां इस्तेमाल करती हैं. कोई भी कंपनी होगी, लेट्स कंसीडर कि कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ही है,
वो कोचिंग इंस्टीट्यूट ने यूट्यूब पे अपने 10,000 रुपये लगाए, उसका बजट फिक्स किया, 10,000 में कितना रुपए किस कैंपेन पे खर्च किया, राइट। उस कैंपेन पे खर्च करके हम उसका रिजल्ट देखें, हिसाब देखें किस दिन कितना रुपया खर्च हुआ, और सारा हिसाब देख करके फिर हम उसका निकालेंगे कितना आउटकम हुआ। फिर हम उस रिजल्ट के आधार पे ही अगला इशू करेंगे। तो अगला बजट अगर हमें बनाना है तो उसके बाद बनेगा भाई साहब, उसके बाद इंश्योर करेंगे 10,000 और खर्चा करना है कि नहीं खर्चा करना है, तो दैट इज कॉल्ड जीरो बेस्ड बजट। नाउ गवर्नमेंट के 3 अकाउंट हैं, जैसा कि आपको पता है कि बजट में हमने क्या कहा था, रिसिप्ट, जो टैक्स लगाते हैं, टैक्स लगा के रिसिप्ट होगा, तो टैक्स एंड नॉन टैक्स, ये जो रिसिप्ट होंगे अभी आगे हम डिस्कस करेंगे इस पे, टैक्स एंड नॉन टैक्स जो रिसिप्ट होंगे ये कहाँ जाएंगे, किसी न किसी अकाउंट में जाने चाहिए नहीं जाने चाहिए, तो ये सारे जाते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के 3 स्पेशल अकाउंट्स हैं जहाँ पे वो अपने पैसे को रखता है। ये तीनों अकाउंट देख लेते हैं, पहले भी हमने डिस्कस किया हुआ इंडियन पॉलिटी में, लेकिन फिर से देख लेते हैं। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एंड कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट, दोनों होता है सेंटर गवर्नमेंट के पास और स्टेट गवर्नमेंट के पास, दोनों के पास कंसोलिडेटेड फंड होता है। इस कंसोलिडेटेड फंड में क्या क्या चीज़ें होती हैं, सबसे बड़ी बात है जो टैक्स रेवेन्यू, दूसरा नॉन टैक्स रेवेन्यू, तीसरा बोरोइंग, राइट, चौथा अगर कोई नॉन टैक्स रेवेन्यू में जैसे इंटरेस्ट मिल रहा है, कहीं से डिविडेंड मिल रहा है ना, तो सारे नॉन टैक्स रेवेन्यू, तो सारे टैक्स पैसे कहाँ जाते हैं, वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाते हैं। अगर डिविडेंड भी कमाया कहीं पे, डिविडेंड मतलब क्या होता है, अगर शेयर कहीं पे है तो शेयर से जो फायदा आता है डिविडेंड कहते हैं। आरबीआई फायदा कमाती है तो आरबीआई चेक देती है गवर्नमेंट को, तो कहाँ जाएगा, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में। रेलवे पैसा कमाती है गवर्नमेंट को देती है तो कहाँ जाएगा, वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में। नाउ व्हाट इज कंटिजेंसी फंड? कंटिजेंसी फंड है इमरजेंसी फंड, यहां से ऑथोराइजेशन की जरूरत होती है पार्लियामेंट की। अगर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकालना है तो उसका ऑथोराइजेशन होगा पार्लियामेंट से, लेकिन इमरजेंसी फंड जो कंटिजेंसी फंड है ये किसके जिम्मेदारी है, ये प्रेसिडेंट की जिम्मेदारी है। इसके लिए नो ऑथोराइजेशन फ्रॉम पार्लियामेंट, इसके लिए कोई ऑथोराइजेशन की ज़रूरत नहीं है पार्लियामेंट से। तो कंटिजेंसी फंड जनरली 500 करोड़ है, ये इमरजेंसी फंड है। कभी कभार पार्लियामेंट तुरंत सेशन बुलाना, बिल पास करवाना इम्पॉसिबल है, तो कहीं पे कलैमिटी आ गई, कहीं पे बाढ़ आ गया, कहीं पे भूकंप आ गया, बहुत सारा तबाही हो गई, तो ये यहाँ से जो कंटिजेंसी फंड है यहाँ से पैसा तुरंत खर्च कर लिया जाएगा। अब मान लेते हैं 250 करोड़ रुपए खर्च हो गया, तो 250 करोड़ रुपए खर्च हो गया, अभी 250 करोड़ रुपए इसमें और चाहिए, कम पड़ गया। अब इसके लिए आपको पार्लियामेंट का ऑथोराइजेशन चाहिए होगा। जब इसको रिफिल करेंगे तो रिफिल करते समय पार्लियामेंट की जरूरत होगी। तो कंटिजेंसी फंड से पैसा निकालने के लिए पार्लियामेंट का ऑथोराइजेशन जरूरी नहीं है, लेकिन उसको रिफिल करने के लिए पार्लियामेंट का ऑथोराइजेशन जरूरी है। पब्लिक अकाउंट, जो पब्लिक अकाउंट है इसमें ऐसे पैसे रखे हो जाते हैं जो पब्लिक के होते हैं, और गवर्नमेंट वर्क्स एज ए ट्रस्टी। जो सेंटर गवर्नमेंट है वो कैसे काम करती है, वर्क एज ए ट्रस्टी। जो स्मॉल सेविंग्स होती हैं, किसान विकास पत्र, फलाना ढिमका, वो सब कहाँ जाता है, पब्लिक अकाउंट में जाएगा। जो आपका प्रोविडेंट फंड है, सरकारी कर्मचारियों का प्रोविडेंट फंड है, वो कहाँ जाएगा, पब्लिक अकाउंट में जाएगा। ये पब्लिक अकाउंट का पैसा अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। पब्लिक अकाउंट का जो पैसा होता है वो गवर्नमेंट रखती है, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, ट्रस्टी है, और इसी पैसे को वो किसको देती है, स्टेट गवर्नमेंट को उधार दे देती है। स्टेट गवर्नमेंट उससे अपना काम चलाते हैं। तो कस्टडियन कौन है, सेंटर गवर्नमेंट। सेंटर गवर्नमेंट कस्टडी में होता है, जिम्मेदारी सेंटर गवर्नमेंट की है, और वो स्टेट गवर्नमेंट को भी अपॉर्चुनिटी देती है पैसा को
पैसा को यूज करने का। ठीक है, अब बजट पे क्लासिफिकेशन पे चलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट। इसमें प्रिलिमिनरी में क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना 99% है, आप लोग ध्यान से रखिएगा। बजट का क्लासिफिकेशन करते समय में दो बातें हमें हमेशा दिमाग में रखनी है कि बजट में दो सेक्शन होंगे। नंबर 1, पहला कहा जाएगा रेवेन्यू बजट और दूसरा कहा जाएगा कैपिटल बजट। रेवेन्यू एक वर्ड है, इस रेवेन्यू वर्ड कभी भी आपके दिमाग में आ जाए, आप बस एक चीज दिमाग में रखिएगा, लेस देन 1 year ऑफ एक्सपेंस। ऐसे एक्सपेंसेस जिनका जो इफेक्ट है वो 1 year से कम होता है उसे हम कहते हैं रेवेन्यू, और जिनका एक्सपेंस जो होते हैं या जो कमाई होती है जिनका इन्फ्लुएंस मोर देन 1 year होता है उसे हम कहते हैं कैपिटल। समझ में आ रहा है? हर चाहे वो एक्सपेंस हो और चाहे वो इनकम हो, ऐसे इनकम और एक्सपेंस, ऐसे इनकम और एक्सपेंस जिनका जो इफेक्ट है, इन्फ्लुएंस है, वो 1 year से कम होता है, जनरली 1 year से कम होता है, उन्हें हम कहेंगे रेवेन्यू। जैसे सैलरी, एक फाइनेंस ईयर में 1 अप्रैल से 31 मार्च तक ही इनका प्रभाव होता है, याद है ना? पूरी सैलरी किसी को देते हैं तो किधर आना चाहिए? रेवेन्यू में आना चाहिए, राइट? सैलरी लेना, सैलरी देना, राइट, ये किधर आएगा? रेवेन्यू में आएगा। सड़क बनवाना, मशीन खरीदना, ये किधर आएगा? कैपिटल में आएगा। इनका जो इन्फ्लुएंस होगा ये 1 year से ज़्यादा होगा। तो रेवेन्यू बजट का संबंध रेवेन्यू रिसिप्ट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से होगा। कैपिटल बजट का रिलेशन कैपिटल रिसिप्ट और कैपिटल एक्सपेंडिचर से होगा। तो ऐसी रिसिप्ट जिनका इन्फ्लुएंस 1 साल से नीचे होगा उन्हें रेवेन्यू रिसिप्ट बोलेंगे। ऐसी रिसिप्ट जिनका इन्फ्लुएंस 1 year से ज़्यादा होगा उन्हें कैपिटल रिसिप्ट बोलेंगे। अगर हम बात करेंगे बोरोइंग का, तो ऐसी बोरोइंग का हम कई सालों में चुकाते हैं तो वो किधर आना चाहिए? कैपिटल रिसिप्ट में आना चाहिए। अगर हम इंटरेस्ट की बात करें, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंटरेस्ट पाती है, किसी को लोन दे रखी है, इंटरेस्ट याद रखेंगे, पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड्स, इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट का इन्फ्लुएंस 1 ही साल रहता है, पैसा आया उसको खर्च कर दिया कहीं पर, तो ये होगा रेवेन्यू रिसिप्ट। तो बोरोइंग जिस पे आप इंटरेस्ट देते हो कई सालों तक वो आएगा कैपिटल रिसिप्ट में, और जो इंटरेस्ट आपने लोन दे रखा है जब वो रिसिप्ट उसका इंटरेस्ट जो आप पाते हो वो आएगा किधर? रेवेन्यू रिसिप्ट में। मेरी बात समझ रहे? तो ये आपको दिमाग में रखना है कि रेवेन्यू क्या है और कैपिटल क्या है। रेवेन्यू जिसका इन्फ्लुएंस लेस देन 1 year, कैपिटल जिसका इन्फ्लुएंस मोर देन 1 year। तो दो बजट है, रेवेन्यू बजट एंड कैपिटल बजट। रेवेन्यू बजट मतलब रेवेन्यू रिसिप्ट एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल बजट मतलब कैपिटल रिसिप्ट एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं कि रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर को अलग अलग कर लेते हैं। बजट के क्लासिफिकेशन में हम देखते हैं कि रिसिप्ट कहाँ कहाँ से आ रहा है, या तो वो रेवेन्यू रिसिप्ट होगा या तो वो कैपिटल रिसिप्ट होगा। जो पैसा आ रहा है वो दो तरीके का होगा, अगर उसका इन्फ्लुएंस 1 year से कम है तो उसे रेवेन्यू रिसिप्ट बोलेंगे, और उसका इन्फ्लुएंस 1 year से ज़्यादा है तो कैपिटल रिसिप्ट बोलेंगे। एक्सपेंडिचर सेम चीज़, अगर उसका इन्फ्लुएंस पैसा जो हम खर्च कर रहे हैं अगर 1 साल से कम का है तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा। अगर उसका एक्सपेंडिचर 1 year से ज़्यादा है तो कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, अब चलते हैं और ये देखते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जो रिसिप्ट होती हैं। तो रेवेन्यू रिसिप्ट में हम ध्यान रखेंगे टैक्स एंड नॉन टैक्स, इस हिसाब से बांट लेते हैं। टैक्स में भी 2 पार्ट होगा, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। पैसा 2 जगह से आएगा कि नहीं आएगा? तो क्या हुआ?
टैक्स रेवेन्यू में डायरेक्ट टैक्स, जैसे डायरेक्ट टैक्स क्या है, इनकम टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, जीएसटी। ठीक है, बस एक एक अभी याद रखेंगे। तो टैक्स रेवेन्यू क्या है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। नॉन टैक्स रेवेन्यू क्या है, नॉन टैक्स रेवेन्यू है जैसे इंटरेस्ट, जो गवर्नमेंट ने लोन दे रखा है वो इंटरेस्ट है कि नहीं है। तो ये जो इंटरेस्ट होगा ये क्या होगा, नॉन टैक्स रेवेन्यू। और नॉन टैक्स रेवेन्यू क्या होंगे, इसके अलावा जो रेलवे प्रॉफिट देती है हर साल, जो आरबीआई प्रॉफिट देती है हर साल, प्रॉफिट, ठीक है, गवर्नमेंट को वो नॉन टैक्स रेवेन्यू हुआ, टैक्स नहीं है वो बेनिफिट है जो रेलवे कमा रही है, जो आरबीआई कमा रही है, वो किसको दे रही है, गवर्नमेंट को दे रही है। तो ये नॉन टैक्स रेवेन्यू हुआ कि नहीं हुआ। इसके अलावा ग्रांट, अगर ये ग्रांट मान लेते हैं वर्ल्ड बैंक दे रहा है किसी पार्टिकुलर काम के लिए, इरेडिकेशन ऑफ पोलियो इरेडिकेट करो, तो वर्ल्ड बैंक जो ग्रांट दे रहा है, आईएमएफ जो ग्रांट दे रहा है, यूनाइटेड नेशन जो ग्रांट दे रहा है, इसे हम कहेंगे नॉन टैक्स रेवेन्यू। ये रेवेन्यू है, ठीक है। तो टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स, इनका सबका इन्फ्लुएंस 1 ईयर ही होता है, अगले साल फिर से ये मिलेगा। इसी तरीके से कैपिटल रिसिप्ट क्या होता है, याद रखेंगे। ये सब लिखने के लिए आपको जो पेज है उसको लैंडस्केप में रख लेंगे। अगर सीधे पेज पे बना रहे हैं तो दिक्कत हो जाएगी, लैंडस्केप पे बनाएं और इकट्ठा एक ही जगह रखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। कुछ लोग अलग अलग करते हैं तो उनका दिमाग बहुत परेशान हो जाएगा, इकट्ठा रखने से दिमाग कंपैरिजन कर लेता है, ज़्यादा बढ़िया से रखता है, ठीक है। अब बताइए कैपिटल रिसिप्ट क्या होता है, जिनका इन्फ्लुएंस 1 साल से ज़्यादा हो उन्हें हम कहेंगे कैपिटल रिसिप्ट। अब कैपिटल रिसिप्ट को 2 भागों में बांट लेते हैं, नंबर 1 असेट और दूसरा है लायबिलिटी। असेट क्या होता है और लायबिलिटी क्या होती है। लायबिलिटी ऐसी होती है जो बोरोइंग होती है, लायबिलिटी मतलब आपको फ्यूचर में उसको चुकाना पड़ेगा। असेट क्या होती है, असेट होती है जो आपको फ्यूचर में उसके बदले में कोई इंटरेस्ट वगैरह पे नहीं करना, वो आपकी अपनी हो गई। जैसे आप खुद जब किसी से अपना, जब आप घर बनवाते हैं, राइट, जब आप घर बनवाते हैं तो घर क्या हुआ, आपकी असेट हो गई। जब आप सोना खरीद लेते हैं, सोना क्या हुआ, असेट हो गया। लेकिन अगर आप उधार किसी से लेते हैं तो लायबिलिटी हो गई और उसे आपको चुकाना पड़ेगा। तो ऐसी चीज़ें जो चुकानी पड़े बाद में उनको हम कहेंगे लायबिलिटी, बर्डन है वो आपके ऊपर। असेट बर्डन नहीं होता, आपकी गाड़ी, आपका कार, आपकी फैमिली, ये सब असेट है, राइट। और आपके ये दोस्त ये लायबिलिटी हैं जिनको बैठा के खाना खिलाते हो अपने कमरे में, ठीक है, लगाओ इनको। तो ये जो असेट और लायबिलिटी है, इनमें दोनों में आपको समझना होगा। तो ये जो असेट है, याद रखेंगे, असेट के अगर हमें एग्जाम्पल देना हो तो असेट में नंबर 1, अगर कोई कंपनी आप गवर्नमेंट की कंपनी मान लेते हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, तो मान लेते हैं कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है कोई, और अब गवर्नमेंट इसके शेयर बेचना चाहती है, क्योंकि ये लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन को अपना रखा है इन्होंने। तो अब जब प्राइवेटाइजेशन का मतलब है कि इसका शेयर, लेट्स कंसीडर गवर्नमेंट की 100% ओन्ड कंपनी थी और अब इसका 20% शेयर गवर्नमेंट बेच रही है, और इस 20% शेयर बेचने के बाद उसके पास आ गया 100,000 करोड़ रुपीस या 1 लाख करोड़ रुपीस। तो ये जो 1 लाख करोड़ रुपीस हुआ, ये क्या है, ये गवर्नमेंट की असेट है साहब। तो असेट क्या है, जो डिसइन्वेस्टमेंट फंड है, अगर पीएसयू का डिसइन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो इससे जो पैसा आ रहा है, क्या इसको फ्यूचर में चुकाना है किसी को, नहीं साहब, ये तो गवर्नमेंट की अपनी हो गई, और इसलिए ये क्या हुआ, ये हुआ असेट। अगर गवर्नमेंट ने लोन दे रखा है, लोन, अब लोन जो होता है, लोन ये असेट होती है। इस लोन के 2 पार्ट होते हैं, लोन का फर्स्ट पार्ट जो है वो है इंटरेस्ट, और दूसरा हम कहते हैं प्रिंसिपल। तो जब इंटरेस्ट
मिलता है ये तो जाता है रेवेन्यू रिसिप्ट में, ऐसा हमने बताया था आपको। लेकिन जब ये प्रिंसिपल मिलता है, प्रिंसिपल वसूल ले गवर्नमेंट, तो ये आता है कैपिटल रिसिप्ट में, और ये एसेट हो जाता है। ये लायबिलिटी नहीं है, एसेट है। क्यों? क्योंकि इस एसेट को यूज, एसेट क्या चीज़ है? एसेट को यूज करके आप कमाई कर सकते हो। आपके पास कार है, उस कार को रेंट दे करके, रेंट पे आप कमाई कर सकते हो। आपका घर है, उसको रेंट पे दे करके आप कमाई कर सकते हो। ये पैसा जो बैंक के पास होता है, बैंक के पास पैसा जो होता है वो उनका एसेट है, ठीक है ना। तो गवर्नमेंट के पास पैसा होगा, वो भी एसेट होगा। तो प्रिंसिपल क्या है? एसेट है। और इंटरेस्ट क्या है? रेवेन्यू रिसिप्ट में चला जाएगा। तो कैपिटल रिसिप्ट में एसेट के पार्ट में क्या क्या चीज़ें आ रही हैं आपको क्लियर हो गया होगा। अब कैपिटल रिसिप्ट में एक पार्ट और है, दूसरा कहते हैं लायबिलिटी। जितने भी प्रकार की बोरोइंग होती है ये सब आती है लायबिलिटी में। दो तरीके की बोरोइंग होती है, एक होती है इंटरनल, दूसरी होती है एक्सटर्नल। एक्सटर्नल जो होती है वो विदेश से होती है, आउटसाइड इंडिया से होती है। और इंटरनल जो होती है इनसाइड इंडिया, चाहे वो आरबीआई से लो, चाहे पब्लिक से लो, यहाँ पे चाहे वर्ल्ड बैंक से लो, आउटसाइड वाले में वर्ल्ड बैंक से लो, आईएमएफ से लो, या जापान से ले लो। जब जापान से लेंगे तो बायलैटरल बोलेंगे, जब एडीबी से लेंगे तो मल्टीलेटरल बोल देंगे। तो ये कैपिटल रिसिप्ट हुआ। नाउ व्हाट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जिसका इम्पैक्ट 1 ईयर हो, जैसे कि सैलरी। अगर सैलरी हम पे करते हैं तो वो क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। दूसरा, अगर हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो वो क्या हुआ? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हुआ। अगर इंटरेस्ट लेना रेवेन्यू रिसिप्ट है तो इंटरेस्ट देना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? जो हम सब्सिडी देते हैं, याद रखेंगे ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जो हम सब्सिडी देते हैं ये कहाँ आएगा? ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आएगा। अगर हम ग्रांट देते हैं तो ये कहाँ आएगा? ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आएगा। जो पुलिस पे हम खर्चा करते हैं, एक्सपेंस लेते हैं, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आएगा। जो हम गिफ्ट देती है सरकार, जो डोनेशन देती है, ये कहाँ आएगा? रेवेन्यू। इसका सबका प्रभाव 1 साल ही होता है। पुलिस वाले पैसा दोगे भूल जाएंगे, ग्रांट दे के भूल जाओ, अगले साल फिर ग्रांट मांगेंगे। सब्सिडी भूल जाओ, तुरंत खाया, गैस पे सब्सिडी दी, गैस यूज किया, ख़त्म। कैपिटल ये कंजम्पशन गुड्स होते हैं जो कंज्यूम हो जाएंगे, ठीक है। दूसरा है कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर याद रखेंगे ये भी 2 तरीके का होगा। पहला होगा असेट और दूसरा होगा लायबिलिटी। अब देखते हैं असेट और लायबिलिटी कैसे होगा साहब। असेट में अगर हम ध्यान से देखेंगे तो मान लेते हैं कि हम खरीदते हैं मिसाइल, हम खरीदते हैं टैंक, ये असेट हुआ ना साहब। तो अगर हम असेट खरीदते हैं, जमीन, लैंड, राइट। अगर हम जो किसी भी कंपनी का नेशनलाइजेशन कर दें तो ये क्या है भाई साहब? नेशनलाइजेशन ऑफ ए कंपनी। असेट बन गई कि नहीं बन गई, कमाई देगी। इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, राइट, बिल्डिंग, ये असेट है साहब। तो ये डिफेंस के लिए मिसाइल, लेकिन डिफेंस वालों को जो सैलरी देते हैं ना वो रेवेन्यू में जाएगा, ठीक है। सैलरी जो देंगे वो रेवेन्यू में जाएगा, और जो मिसाइल और टैंक ये सब खरीदेंगे ये असेट में आएगा। लायबिलिटी पता चल गया ना, सब टाइप की जो बोरोइंग्स होंगी। तो अगर एक्सपेंडिचर है तो रीपेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, सॉरी,
रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल। इंटरेस्ट पेमेंट किधर आता था? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में, लेकिन प्रिंसिपल को जो पेमेंट होगा वो आएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर में। ये आप ध्यान में रखेंगे। तो लायबिलिटी क्या है? जो हम रीपेमेंट करते हैं प्रिंसिपल अमाउंट को, वो हम लायबिलिटी में रखेंगे। असेट क्या है? जो हम असेट बना रहे हैं जिसका लॉन्ग टर्म इंपैक्ट होगा 1 साल से ज़्यादा। देखो हर चीज़ का 1 साल ज़्यादा इम्पैक्ट होगा। लैंड का, चाहे फर्म का नेशनलाइजेशन कर दो, चाहे रोड बनाओ, चाहे बिल्डिंग बनाओ, इन सब का 1 साल से ज़्यादा का इम्पैक्ट होने वाला है। अब साहब, गवर्नमेंट डेफिसिट क्या होता है? गवर्नमेंट के बजट में 2 चीज़ें होती हैं, रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर। ठीक है ना? एक पार्ट क्या होगा? रिसिप्ट होगा, दूसरा होता है एक्सपेंडिचर। अब होता क्या है कि रिसिप्ट का हमने प्लान बनाया कि पैसा हमारे पास 10,000 करोड़ रुपए यहां से आने वाला है, रेवेन्यू से टैक्स हम वसूल लेंगे। टैक्स कितना वसूलेंगे? 10,000 करोड़ रुपए वसूल लेंगे। और इसके बाद नॉन टैक्स में हमारा जो रेवेन्यू आएगा, नॉन टैक्स, वो आ जाएगा 15,000 करोड़। तो टोटल हमारे पास कितने हो जाएंगे? ये कल्पना कर रहे हैं, बजट में बनाते हैं ऐसे कि टोटल 25,000 करोड़ रुपए आ जाएंगे। भाई साहब 25,000 करोड़ तो आ जाएंगे, तो हमने एक्सपेंस भी बना लिए 25,000 करोड़ के। लेकिन खर्चा आ गया हमारे पास 29,000 करोड़ का। लेट्स कंसीडर। तो 4,000 करोड़ रुपए तो कम पड़ गए ना साहब? हो गया कि नहीं हो गया? अब जरा सोचो कि रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू, देखो यहाँ पे जो रेवेन्यू आ रहा है और रेवेन्यू जा रहा है, इसका तो अलग बजट बन रहा है, उसको कहते हैं रेवेन्यू बजट। और जो कैपिटल आ रहा है और कैपिटल बजट बनेंगे। लेकिन जब एक्सपेंडिचर निकाला जाएगा तो ओवरऑल निकाला जाएगा, जब रिसिप्ट निकाली जाएगी तो ओवरऑल निकाली जाएगी। नाउ जो एक्सपेंडिचर था, टोटल एक्सपेंडिचर था, वो 29,000 हो गया। और जो टोटल रिसिप्ट थी वो रह गई सिर्फ 25,000 करोड़। तो 4,000 रुपए डेफिसिट हुआ कि नहीं हुआ? और इसी डेफिसिट को हम बोल देते हैं फिजिकल डेफिसिट। तो फिजिकल डेफिसिट सबसे मेन है। फिजिकल डेफिसिट क्या है? टोटल एक्सपेंडिचर को जब टोटल रिसिप्ट में से घटा देंगे, टोटल एक्सपेंडिचर को टोटल रिसिप्ट में से घटा देंगे तो हो जाएगा फिजिकल डेफिसिट। फिजिकल डेफिसिट इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट एक्सेप्ट बोरोइंग। तो भाई साहब जो बोरोइंग है उसको नहीं इंक्लूड करेंगे। तो टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट एक्सेप्ट बोरोइंग। अब टोटल एक्सपेंडिचर जो होगा वो होगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर। और टोटल रिसिप्ट क्या होंगी? रेवेन्यू रिसिप्ट प्लस कैपिटल रिसिप्ट एक्सेप्ट बोरोइंग। कैपिटल रिसिप्ट के आगे हमेशा लगाते रहना, एक्सेप्ट बोरोइंग। और ये खुद जा करके ध्यान से रखना, ये खुद जो बन जाएगा टोटल बोरोइंग निकल के आ जाएगा। आप खुद ही, मैं एक एग्जांपल देता हूं कि आपके पास, ठीक है, जैसे घर में है, राइट, टोटल आपके पास जो पैसा आया दैट केम ओनली 10,000 रुपीज। लेट्स कंसीडर। भी थोड़ा सा हो सकता है किसी को कंफ्यूजन आ गया हो, तो मैं फिर से बता दूं एकदम जनरल एग्जांपल से।
10,000 रुपीज़ आपके पास था, लेकिन आपका खर्चा हो गया 12,000 रुपीज़, राइट। 10,000 में आपका सारा पैसा होगा जो आप कमाई होगी, आपके पापा दिए हो, आपकी सैलरी आई हो, ये सब उधार नहीं है, ये सब क्या है, रिसिप्ट है, किसी को चुकाना है, ये लाइबिलिटीज नहीं है, राइट। तो 10,000 रुपीज़ जो आई हैं, 10,000 रुपीज़ जो आया है, ये आपका टोटल रेवेन्यू हुआ। लेकिन खर्चा आपका जो हुआ वो 12,000 करोड़ हुआ। तो डेफिसिट आपके पास कितना हुआ साहब, 12,000 माइनस 10,000 यानी 2,000। ये जो 2,000 रुपीज़ है, इतना ही तो आप बोरो करोगे तभी तो पूरा होगा डेफिसिट। तो टोटल ये बोरोइंग के बराबर हुआ कि नहीं हुआ। अगर ये खर्चा चलाना है तो कितना पैसा उधार लेना है आपको, 2,000 रुपये। तो टोटल एक्सपेंस माइनस टोटल रिसिप्ट इज इक्वल टू बोरोइंग, हुआ कि नहीं हुआ। अब इसमें लिखता हूं एक्सेप्ट बोरोइंग, एक्सेप्ट बोरोइंग। अगर हम बोरोइंग भी जोड़ देते तो फिर ये मामला थोड़ा होता। तो बोरोइंग को अलग रखेंगे, एक्सपेंस में जो टोटल जो कैपिटल रिसिप्ट है उसमें बोरोइंग को नहीं जोड़ेंगे, तभी तो माइनस आएगा डेफिसिट। अगर बोरोइंग को जोड़ देंगे तो बराबर हो जाएगा, राइट। तो 12,000 रुपीज एक्सपेंस था, 10,000 रुपीज कमाई थी, तो बोरो कितना पड़ेगा, 2,000 रुपये करना पड़ेगा। सेम गवर्नमेंट के साथ है। गवर्नमेंट का जो एक्सपेंस था दैट वाज 29,000, राइट। अभी हमने लिखा था फिजिकल डेफिसिट क्या है, 29,000 रुपीज़ इसका खर्चा, 25,000 रुपीज़ इसका रिसिप्ट, टोटल 4,000 रुपीज़ का डेफिसिट। और यही इसको बोरो करना होगा, तो ये बराबर बोरोइंग हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका फिजिकल डेफिसिट। व्हाट इज रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट क्या है साहब, रेवेन्यू डेफिसिट है कि टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, सिंपल सी बात है, रेवेन्यू डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट यानी कि रेवेन्यू का जो एक्सपेंडिचर हो माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू रिसिप्ट में से घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, रेवेन्यू डेफिसिट हो जाएगा। नाउ व्हाट इज इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। ये नया फिनोमिना है, कब जोड़ा गया इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, ये 2012 में जोड़ा गया। ये कॉन्सेप्ट आया 2011-12 का जो फाइनेंशियल ईयर था और इंडिया में, उस समय इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट का कॉन्सेप्ट आया। इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट है कि जो रेवेन्यू डेफिसिट होती है इसमें से अगर आप घटा दो grants given to states which is used for capital formation, ठीक है। अब इतने में तो समझ में आने से रहा, आपके समझ गया मैं। ऐसे करते हैं। अच्छा एक बात बताओ, जो सेंटर गवर्नमेंट है वो स्टेट को क्या देती है, ग्रांट, ग्रांट देती है। ग्रांट किधर आएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में या कैपिटल एक्सपेंडिचर में। जो सेंटर गवर्नमेंट ग्रांट देगी वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आएगा या कैपिटल एक्सपेंडिचर में, तो ग्रांट आती है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। अब इसको देखेंगे, ठीक है। ग्रांट आता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में, फाइन। अब सेंटर गवर्नमेंट ने जब अपना डेफिसिट निकालना शुरू किया तो उसका तो रेवेन्यू का नुकसान हो चुका, वो तो स्टेट गवर्नमेंट को दे दिया है ना। तो उसने इसको दिखाया इट इज अ रेवेन्यू डेफिसिट, क्योंकि मेरा जितना रेवेन्यू मैंने खर्च किया है, ग्रांट दिया है, ग्रांट मैंने दे दिया, तो ग्रांट तो रेवेन्यू में आ गया। तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हुआ कि नहीं हुआ। तो रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट।
यहां पे ग्रांट आता है। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट ने कहा कि बात बताओ, जो आप हमें ग्रांट देते हो, मनरेगा के लिए ग्रांट देते हो, ठीक है ना, आप हमें पैसा किसके लिए देते हो, मनरेगा के, MNREGS, मनरेगा के लिए जो आप स्कीम के लिए पैसा देते हो, क्या सारा का सारा हम सैलरी दे रहे हैं? नहीं, उससे गड्ढा बन रहा है कि नहीं? मनरेगा वाले गड्ढा खोदते, तालाब बनाते कि नहीं बनाते? ग्राम सड़क योजना के साथ रोड बनाते कि नहीं बनाते? ये रोड क्या है? रोड क्या है? रेवेन्यू है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है? नहीं, ये तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो जो आप रेवेन्यू एक्सपेंस कह रहे हो, रेवेन्यू डेफिसिट में दिखा रहे हो, ये एक्चुअली रेवेन्यू में नहीं डाला जाना चाहिए, है ना, क्योंकि इससे तो बन रहा है रोड, मनरेगा के तहत बन रहा है रोड इस ग्रांट से। तो अगर रोड बन रहा है मनरेगा के तहत, तो ये रेवेन्यू डेफिसिट में आना चाहिए क्या? नहीं आना चाहिए, क्योंकि रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट। अब ये सड़क ना तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है ना रेवेन्यू रिसिप्ट है, राइट? तो इसका मतलब क्या है कि कोई नया टर्म खोजना चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट हमेशा अपना पल्ला झाड़ लेती थी, बोलती रेवेन्यू डेफिसिट है। उस समय एक कॉन्सेप्ट नया लॉन्च किया गया और उसे कहा गया इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। तो जितना भी रेवेन्यू डेफिसिट आएगा, उसमें से अगर हम वो ग्रांट घटा दें, वो ग्रांट उतना परसेंट ग्रांट का घटा दें जो कैपिटल फॉर्मेशन में यूज हुआ है, तो निकल के आएगा इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। ठीक है? व्हाट इज इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट? कि टोटल रेवेन्यू डेफिसिट जो आया, उसमें से जो कैपिटल फॉर्मेशन के लिए रेवेन्यू यूज हुआ है, उसको अगर हम माइनस कर दें तो आपका एक्चुअल रेवेन्यू डेफिसिट आएगा, जिसे कहा जाता है इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। तो नया टर्म 2012 से खोजा गया। इसके बाद कहते हैं कि प्राइमरी डेफिसिट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्राइमरी डेफिसिट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो प्राइमरी डेफिसिट है, ये जो एक्चुअल गवर्नमेंट का अभी जो फिस्कल परफॉर्मेंस है उसको बताता है। कैसे बताता है वो थोड़ा सा देखते हैं। प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल टू फिस्कल डेफिसिट माइनस नेट इंटरेस्ट लायबिलिटी। देखो ये फॉर्मूला समझ में आ गया होगा? नहीं भाई, नहीं आया होगा, मैं जानता हूं। अब प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है इसको थोड़ा सा देखते हैं। जितनी हमारी फिस्कल डेफिसिट आई, फिस्कल डेफिसिट मतलब टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट, राइट? ठीक है ना, एक्सेप्ट लोन्स। तो टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट एक्सेप्ट बोरोइंग्स, ये होता है फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू टोटल बोरोइंग टोटल बोरोइंग माइनस नेट इंटरेस्ट लायबिलिटीज। अब जरा बात ये बताओ कि जब हम हर साल क्या करते हैं, सोचो जरा कि आज चल रहा है 2020, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2005-6 में जो लोन लिया होगा वर्ल्ड बैंक से, उसका वो इंटरेस्ट हर साल पे करती है, आज भी, है ना? 2020 में लेट्स कंसीडर कि 10,000 करोड़ रुपए वो इंटरेस्ट पे करती है वर्ल्ड बैंक को, 10,000 करोड़ रुपीस। ये जो लायबिलिटी है ये कब की है? 2005-6 की है, लेकिन उसका इफेक्ट किस पे पड़ रहा है? आज के फिस्कल डेफिसिट पड़ रहा है। हमारे यहाँ जो आज फिस्कल डेफिसिट हो रहा है वो इसलिए हो रहा है क्योंकि 10,000 करोड़ रुपए हमें पुरानी लायबिलिटी का चुकाना पड़ रहा है। अगर हम वो इंटरेस्ट पेमेंट अपने आज के फिस्कल डेफिसिट में से घटा दें तो आएगा प्राइमरी डेफिसिट। रियल परफॉर्मेंस गवर्नमेंट का, प्रेजेंट गवर्नमेंट का, देखो वो पिछली गवर्नमेंट दूसरी गवर्नमेंट थी 2005-6 में, इस गवर्नमेंट का असली परफॉर्मेंस अगर चेक करना है कि फिस्कल डेफिसिट कितना ये कंट्रोल पाई है, तो प्राइमरी डेफिसिट इज द बेस्ट टूल। क्वेश्चन प्रीलिमिनरी पूछा जाए अगर कि इफ वी वांट टू चेक द परफॉर्मेंस ऑफ द प्रेजेंट गवर्नमेंट, तो व्हिच डेफिसिट विल गिव द रियल रिजल्ट, एंड दैट इज
प्राइमरी डेफिसिट विच इज गोइंग टू गिव यू द रियल रिजल्ट. वाई? बिकॉज ये जो लाइबिलिटी थी 2005-6 की, ये हमने माइनस कर दिया इस फिजिकल डेफिसिट से, और जो फिजिकल डेफिसिट अब आएगी वो कहलाएगी प्राइमरी डेफिसिट, और ये आज की गवर्नमेंट की रियलिटी बताएगी कि वो फिजिकल डेफिसिट कंट्रोल करने में कितनी हेल्प कर रही है. नाउ फिजिकल डेफिसिट को आखिर कंट्रोल किया क्यों जाना चाहिए, ये भी क्वेश्चन मन में उठता है हमारे. फिजिकल डेफिसिट को कंट्रोल इसलिए किया जाना चाहिए कि अगर फिजिकल डेफिसिट ज़्यादा है, सोच के देखना, आपके ऊपर एग्जाम्पल लेके देना, अगर आपके ऊपर उधार ज़्यादा है तो क्या आप एक ट्रस्टवर्दी इंसान होगे? नहीं. कोई आदमी आपको उधार देना चाहे और उसको पता चल जाए कि आप तो पहले से ही 5 लाख रुपए उधार ले चुके हो, तो वो डरेगा भाई, वो पैसा नहीं देगा आपको. इसी तरीके से गवर्नमेंट का भी है. गवर्नमेंट अगर बहुत उधार में है, तो अगर बाहर की कंपनियां देखती हैं कि इंडियन गवर्नमेंट तो खुद ही उधार ले लेके ऐसी तैसी कराई है, इसका मतलब यहाँ पे स्टेबिलिटी इकोनॉमी में नहीं है, रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पा रहे हैं ये, तो वो वहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करते. वहाँ पे इन्वेस्ट करने से पहले डरते हैं. तो फिजिकल डेफिसिट बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, फिजिकल डेफिसिट बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए. लेकिन अगर थोड़ी बहुत फिजिकल डेफिसिट है 2 to 3%, तो ये पॉजिटिव मानी जाती है साहब. क्यों फिजिकल डेफिसिट पॉजिटिव मानी जाती थोड़ी बहुत? क्यों? क्योंकि इसका मतलब है कि गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पे ज़्यादा पैसा कर रही है, सोशल सेक्टर पे ज़्यादा पैसा खर्च कर रही है. इसका मतलब है कि गवर्नमेंट अच्छी है. नहीं, गवर्नमेंट बोरोइंग कर रही है सिर्फ इसलिए कि सोशल सेक्टर ह्यूमन डेवलपमेंट हो, ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, तो इसके लिए फिजिकल डेफिसिट थोड़ी बहुत हो तो कोई बात नहीं, लेकिन रेवेन्यू डेफिसिट नहीं होनी चाहिए. रेवेन्यू डेफिसिट गलत माना जाता है, क्योंकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और जो होता है वो कोई असेट क्रिएशन नहीं होता. ध्यान रखना, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से कोई असेट क्रिएट नहीं होता. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर डज नॉट क्रिएट एनी असेट, और इसलिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज नॉट गुड. आप अगर उधार लेके सैलरी पे कर दो, सोच के देखना, कैपिटल लेकर के और आपने रेवेन्यू पे खर्च कर दिया, इससे बड़ा डिजास्टर और कुछ नहीं होता. उधार लेकर के और आप शरबत पी जाओ, इससे बड़ा खतरनाक और कुछ नहीं होता. उधार लेके किताब ले लो, दैट इज़ गुड. उधार लेके शरबत पी जाओ, उधार लेके दारू पी जाओ, दैट इज़ डेंजरस. ये सैलरी देना, ये सब 1 साल का काम होता है, इससे कोई असेट क्रिएशन नहीं हो रहा है. इसलिए रेवेन्यू डेफिसिट है, इसे ज़ीरो होना चाहिए. इसलिए हमारे जितने भी टारगेट होंगे, आगे के एग्जाम्पल जब देखेंगे हम, उसमें हमारा उद्देश्य एक ही होगा कि रेवेन्यू डेफिसिट को ज़ीरो करो, रेवेन्यू डेफिसिट को ज़ीरो करो. फिजिकल डेफिसिट ज़ीरो करने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच. जल्दी हाजिर होंगे अपने नए लेक्चर के साथ. तब तक के लिए धन्यवाद.